हम्म तो तो बेटा ऑनलाइन वाले बालकों को वीडियो वॉइस सब ठीक ठाक आ रहा है। चलिए, तो सबसे पहला काम, कल का पेपर कैसा रहा? अच्छा, तो सबसे पहले आप मुझे एक बार पहले बताएंगे आपको कौन कौन से क्वेश्चन में दिक्कत आई। हाँ, एक क्वेश्चन का आंसर शायद 184 का चेंज होगा, जो थोरेक्स के सेगमेंट वाला क्वेश्चन था ना, उसका आंसर बेटा गलत था, तो वो आंसर हम चेंज कर रहे हैं। और एक मिनट, हम्म तो 184 का आंसर तो क्या है, चेंज होगा। ठीक, उसको छोड़ करके बाकी किसी भी क्वेश्चन में आपको कहीं डाउट हो, दिक्कत परेशानी, तो वो एक बार बताओ। अच्छा, कल का टेस्ट कितने लोगों ने नहीं दिया, छोड़ा कितने लोगों ने? कोई है महानुभाव जिसने कल का टेस्ट न दिया हो? नहीं, बहुत अच्छी बात। और ये भविष्य में बना रहना चाहिए। एक बात हमेशा ध्यान रखें, किसी भी टेस्ट के लिए आपकी प्रिपरेशन हो ना हो, कहीं कोई भी दिक्कत हो, अनटिल अनलेस कि अगर आप बैठने की स्थिति में हैं कि आप 3 घंटे बैठ सकते हैं टेस्ट में, तो आपको हर टेस्ट अपीयर करना चाहिए, चाहे नंबर कम आए ज्यादा आए, जो कुछ भी आए। एक चीज सिंपल सी मान के चलिए, एक अपनी लंबी सी जर्नी है, अभी से लेकर के नीट 2025 तक हम कई सारे टेस्ट दे रहे होंगे। स्वाभाविक सी बात है, हर टेस्ट में हमारे नंबर बहुत अच्छे नहीं आ रहे होंगे, कुछ एक टेस्ट बीच में ऐसे भी आएंगे जिनमें अपने नंबर थोड़े बहुत कम भी होंगे, हमारी प्रिपरेशन उतनी अच्छी भी नहीं होगी। बस आप ये मान के चलिएगा कि ये जितने भी टेस्ट हैं, ये सारे आपकी प्रिपरेशन की जर्नी का एक हिस्सा है। आप खुद को नीट के लिए तैयार कर रहे हैं। एक बात समझो कि अगर आपने 11th अपने स्कूल से करी होती, तो भी आप, ऐसा तो नहीं है कि स्कूल में एनिमल टिश्यू के जो टाइप है वो 3 पढ़ाए जाते हैं, यहां 4 पढ़ाते हैं। नहीं, 4 वहां है, 4 यहां है। बस अंतर यह है कि स्कूल आपको बोर्ड एग्जाम के हिसाब से तैयार करता है, और हम आपको क्या है कि एक थोड़ा सा हायर लेवल नीट के हिसाब से हम आपको प्रिपेयर करते हैं। तो बेसिक कंटेंट वही है, बस सिर्फ इतना है कि आपने पिछले 15-20 दिन में जो फील किया होगा कि यहाँ पे क्या है कि अपना, जैसे अभी तक 10th तक अपनी अप्रोच होती थी कि हम सीधे पैराग्राफ याद करते थे या हम सेंटेंस पढ़ रहे होते थे, सेंटेंस याद करते थे। मैंने कल या परसों आपको जो मैसेज किया था, उस मैसेज में भी मैंने आपको बोला था टेलीग्राम वाले ग्रुप पे कि बच्चों सेंटेंस मत पढ़ना, वर्ड पढ़ना। तो बस अंतर इतना है कि यहाँ आप थोड़ा सा और प्रिसाइज हो जाते हैं। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम की आपको प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। जैसे कि हम साइकिल चलाने वाले एग्जाम्पल वापस से लें, तो हमने जब पहली बार साइकिल चलाई थी या पहली बार अपन ने साइकिल सीखी, तो आप उस दिन को याद करो कि पहले तो अपने दिमाग में क्वेश्चन ये होता था कि यार साइकिल 2 पहिए पे बैलेंस कैसे हो जाती है। ठीक, फिर उसके बाद ठीक है साहब, जैसे तैसे साइकिल पे बैठ गए। जब बैठे पहली बार तो हाथ पैर एकदम स्टिफ थे, हम जल्दी से बैठने तैयार नहीं थे, बड़ा मुश्किल से लग रहा था कि साइकिल कैसे मोड़ेंगे, क्या करेंगे। वही काम हम बार बार हम करते गए। कई बार हम गिरे भी। कोई ऐसा तो नहीं होगा जिसने बिना गिरे साइकिल सीख ली हो? तुमने कितने पहिए वाली चलाते थे? 1 पहिए? हाँ, तू तो खैर कोई भी काम कर सकता है, यूनिक आइटम है। ठीक, 2 पहिए वाली गिरे कभी नहीं? अच्छा, वाह। चलो, तो बाकी जो है अपन अभी नॉर्मल लोगों के बारे में बात करते हैं। ठीक, तो नॉर्मल लोगों के केस में क्या होता है कि अपन कभी ना कभी गिरे भी। पर क्या हमने गिरने के बाद साइकिल चलाना या साइकिल चलाने की कोशिश करना छोड़ दिया था? नहीं, हमने फिर भी कोशिश करी। हम करते रहे, और धीमे धीमे करते करते कुछ समय के बाद क्या हुआ कि हम साइकिल चलाने में इतने एक्सपर्ट हो गए कि हम हाथ छोड़ के भी चला लेते थे, है ना?
तो उसमें क्या है कि बस ये एक एक्सपर्टीज की बात है या एक प्रैक्टिस की बात है, ठीक, कि आप जो है बार बार उसी काम को करते रहें, तो काम करते करते क्या है कि आपको एक प्रिसीजन डेवलप हो जाता है। तो हम वही काम कर रहे हैं कि अगर हम बार बार टेस्ट देते रहेंगे, हम बार बार नए नए क्वेश्चन हम करते रहेंगे, तो धीमे धीमे करके क्या होगा, एक्सपर्ट हो जाएंगे। और एक्सपर्ट होंगे तो फिर आराम से अपन हाथ छोड़ के भी साइकिल चला लेंगे। हाथ छोड़ के साइकिल चलाने का मतलब ऐसा नहीं कि ओएमआर हाथ छोड़ के भर देंगे, नहीं, ओएमआर भरने के लिए हाथ चलाने पड़ेंगे, पर हाँ, अपन कहीं ना कहीं ज्यादा कंफर्टेबल पोजीशन में होंगे। पर होंगे तभी जब अगर हम साइकिल चलाने की प्रैक्टिस बार बार करेंगे। तो अगर हमने प्रैक्टिस करना छोड़ा तो फिर अपन एक्सपर्ट नहीं बन सकते। तो फिलहाल के लिए एग्जाम से रिलेटेड कुछ और बातें, कितने बच्चों की नेगेटिव मार्किंग अच्छी खासी हुई, मतलब कि लेट से 30 नंबर से ज्यादा नेगेटिव मार्किंग की वजह से कम हो गए, 30 से ज्यादा, मतलब कि नेगेटिव मार्किंग का अच्छा खासा प्रभाव पड़ा। और ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स में बेटा आप में से किस किस के जो है नेगेटिव मार्किंग की वजह से मोर देन 30 मार्क्स कम हुए? कितने कम हुए? चलो, तो यानी कि एक अपनी जो कॉमन एक समस्या निकल के आई, वो आई कि नेगेटिव मार्किंग की वजह से हमारा जो फाइनल स्कोर है वो गिरा। अब नेगेटिव मार्किंग की वजह से अगर कम हुआ तो हमें देखिए, नेगेटिव मार्किंग के दो कारण होते हैं। पहला कारण, क्वेश्चन में सिली मिस्टेक, यानी कि कंसेप्ट या जो चीज थी वो हमें पता थी, हमने सेंटेंस पढ़ने में, क्वेश्चन पढ़ने में, ऑप्शन पढ़ने में कहीं कोई चीज थी जिसको या तो हमने मिस इंटरप्रेट किया, हमने गलत तरीके से समझा, या फिर हुआ कि हमने उसे जल्दी जल्दी में हमने कुछ लिखा था और हमने पढ़ कुछ और लिया, उसके हिसाब से हमने लगाया। तो ज्यादातर मामलों में मैं जहां तक समझता हूं कि जो समस्या है वो कहीं ना कहीं आपकी जो है रही होगी सिली मिस्टेक की, कि आपको पता तो था, ऐसा नहीं था कि आपको पता नहीं था, पता था, पर आपने जल्दबाजी में या किसी भी कारणवश थोड़ा सा आपने सेंटेंस पे ध्यान नहीं दिया या वर्ड्स पे आपने ध्यान नहीं दिया, और वहां आपकी गलत हुई। बस एक बात हमेशा ध्यान रखना, नो मिस्टेक इज सिली मिस्टेक। चाहे मिस्टेक सिली हो, जानबूझ के की गई हो, कैसे भी की गई हो, नंबर बराबर ही कम होते हैं, है ना? यानी कि आप कोई सिली मिस्टेक नाम की चीज अपनी जिंदगी में रह नहीं गई है। हमारी हर मिस्टेक का हमें बराबर का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो हम थोड़ा सा कोशिश ये करेंगे कि अगली बार जब हम पेपर देंगे या जब भी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, तो हम हर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से, हर स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से अपन पढ़ने की कोशिश करें या पढ़ने की आदत डालें। पेपर में एज फार एज जूलॉजी इज कंसर्न, जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं नीट के पेपर में, आपके पेपर में सिंपल क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन, वो भी था। मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी थे, कितने स्टेटमेंट सही कितने गलत, दो स्टेटमेंट दिए, इनमें से कौन सा सही कौन सा गलत, मैचिंग कराने वाले क्वेश्चन भी थे, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी थे। और नीट के अंदर इतने ही आते हैं। हाँ, एक शायद AR वाला क्वेश्चन नहीं था, असर्शन रीजन वाला, तो एक था या नहीं था? चलो, कुल मिला के AR वाला क्वेश्चन अभी जानबूझ के अभी ज्यादा इसलिए नहीं रखे थे कि अभी आपका क्या कि विकास हो रहा है धीमे धीमे करके, अभी तुम बड़े हो रहे हो। जब थोड़ा सा लॉजिक्स आप बनाना सीख जाएंगे, यानी कि एक आध दो टेस्ट बाद, फिर उसके बाद क्या होगा, आपके लिए असर्शन रीजन क्वेश्चन भी रखना शुरू किया जाएगा। तो अभी के लिए करते हैं कि आप मुझे बताएंगे कि आपको कौन कौन से क्वेश्चंस में दिक्कत आई और उनमें क्या होना चाहिए, वो मैं आपको बताता हूं। तो ऑनलाइन में, एक मिनट, प्रतीक ने पूछा है क्वेश्चन नंबर 166। एक मिनट बेटा, ध्यान से सुनेंगे सारे। 166 कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ कंपाउंड इपिथेलियम इज ऑफ लीस्ट इंपॉर्टेंस। यानी कि सिंपली कंपाउंड इपिथेलियम का काम क्या नहीं है? प्रोटेक्शन, सेक्रीशन, एब्जॉर्प्शन एंड फॉर्म बोथ 2 और 3। तो अपन ने पढ़ा था ना, सेक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में कोई खास रोल नहीं होता, यानी कि आंसर नंबर 4। 69, 69 कहता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिपरेशन आर यू लाइकली टू कम अक्रॉस सेल जंक्शन मोस्ट फ्रीक्वेंटली। तो आप अगर ध्यान करें तो ये प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन है, अपन ने क्लास में डिस्कस किया था ना। आंसर क्या था? सिलिएटेड इपिथेलियम। तब भी मैंने आपको बोला था बेटा बात कम, हाँ, इतनी ज्यादा बात नहीं करनी क्लास में, फालतू न्यूसेंस क्रिएट होना शुरू हो जाए।
तो ध्यान दो, अपन ने कहा था कि जो क्वेश्चन है, जब भी अगर ये क्वेश्चन आएगा तो सेल जंक्शन होते सब टिश्यू के अंदर है, पर हम चारों में से जब अगर सिलेक्ट करना होगा तो हमेशा हम एपिथेलियम को सिलेक्ट करेंगे। तो जो ऑप्शन दिए हैं 169 में, इनमें से अगर आप देखें तो एपिथेलियम केवल एक जगह यानी कि ऑप्शन नंबर 2 में है, और यही आपका आंसर जाना था। 69 के बाद 168, लोअर मोस्ट सेल लेयर ऑफ केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम इज। तो एनसीईआरटी का जो डायग्राम था वो, और क्लास में हमने लिखा भी था कि लोअर मोस्ट लेयर को स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम कहते हैं, और ये स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम बना किससे होता है? क्यूबॉइडल एपिथेलिया से। आगे 178, 178 में ये जो बच्चे डायग्राम दिया है, ये किसका है? डेंस इरेगुलर का डायग्राम है, और ये कहां पाया जाता है? स्किन के अंदर, तो प्रेजेंट इन द स्किन। क्या बेटा? डायग्राम किसका है? डेंस इरेगुलर का डायग्राम है ना। लिगामेंट और टेंडन के लिए डेंस रेगुलर होना चाहिए था, ये डायग्राम इरेगुलर का है। 78 के बाद क्वेश्चन 180, 180 में कहा चूज द ऑड वन विद रेफरेंस टू पेयर्ड स्ट्रक्चर इन कॉकरोच। कॉकरोच में मैक्सिला पेयर्ड होता है क्या? मैंडिबल, एंटेना, लेब्रम का नंबर 1। क्या कहा था? इसको अपर लिप कहा था, तो आंसर क्या हो जाएगा? 4। फिर आगे 184, ये अपन ने कहा 184 का आंसर चेंज होगा, और 184 का आंसर अपन रखेंगे 3, सॉरी, आंसर होगा इसका 4, आंसर रखेंगे 4, यानी कि सेगमेंट कितने होते हैं? 3। 156, एक मिनट ईशान बेटा, 156 है आपका। इसमें का प्रोडक्ट ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड आर सेक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द फ्लूइड बाथिंग द ग्लैंड एंड दे आर कॉल्ड। तो एंडोक्राइन ग्लैंड से क्या आता है? हार्मोन, यानी कि आंसर नंबर 4। फिर 194, प्रतीक साहब ने पूछा है 194, 94 में करेक्ट अबाउट कार्टिलेज। 1 में कहा इंटरसेलुलर मटेरियल ऑफ कार्टिलेज इज सॉलिड एंड नॉन प्लाइबल, तो गलत हो गया ना, ये कैसा होना था? प्लाइबल। 2 में कहा कॉन्डोसाइट्स आर एनक्लोज्ड इन स्मॉल कैविटीज विद इन द मैट्रिक्स सेक्रेटेड बाय ऑस्टियोब्लास्ट, गलत, यहां कॉन्ड्रोब्लास्ट या कॉन्ड्रोसाइट होना चाहिए था। 3 में कहा सम ऑफ द कार्टिलेज इन वर्टिब्रेट एम्ब्रियोज आर रिप्लेस्ड बाय बोन इन द एडल्ट। एनसीईआरटी ने सम लिखा है कि मोस्ट? मोस्ट लिखा है ना, तो ये गलत। हाँ। 4 में कार्टिलेज इज प्रेजेंट बिटवीन एडजस एंड बोन्स ऑफ वर्टिबल कॉलम, ये सही, यानी कि आंसर नंबर 4। 194 के बाद बेटा 194 के बाद 181, इन कॉकरोच प्रोथोरेसिक सेगमेंट बियर। तो प्रोथोरेक्स में क्या पाया जा रहा था? 1 पेयर ऑफ लेग, विंग्स कहां थे? मीसोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स के अंदर, तो आंसर क्या होगा? ओनली 1 पेयर ऑफ लेग। और किसी बच्चे को कहीं डाउट? नहीं ना। 167, बच्चे 167 में का क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहां है? तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम में अपन ने क्या कहा था? ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। तो ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में देखो डीसीटी आएगा कि नहीं है? पीसीटी भी इसके अंदर आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? बोथ 1 एंड 2। इंटेस्टाइन पे कौन था? कॉलमनर एपिथेलिया, क्यूबॉइडल तो था नहीं। 151, which of the following tissue exert greatest control over the body's responsiveness to changing condition? तो कंट्रोल बॉडी पे कौन करता है? नर्वस टिश्यू। 188,
88 में देखो, ऑर्गन सिस्टम कंट्रीब्यूट टू सर्वाइवल ऑफ द बॉडी एज अ होल, सही। बी कहता है ऑल कॉम्प्लेक्स एनिमल्स कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ टिश्यू, क्या होना था 4। सी कहता है एपिथेलियल टिश्यू डज नॉट फेस अ बॉडी फ्लूइड, तो फेस करता है, सी वाला गलत। डी में कहा स्क्वामस एपिथेलियम इज इन्वॉल्व इन फॉर्मिंग अ डिफ्यूजन बाउंड्री, तो स्क्वामस एपिथेलियम का काम क्या था कि डिफ्यूजन बाउंड्री बनाता है, तो यानी गलत कौन कौन हुआ, बी और सी। और कोई क्वेश्चन? 171 करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एरियोलर टिश्यू। ए में कहा, फर्स्ट में कहा एरियोलर टिश्यू इज प्रेजेंट इन द स्किन, तो इन या बीनीथ, बीनीथ द स्किन। टू में कहा समटाइम्स इट सर्व एज सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर इपिथेलियम, तो यहां सम टाइम नहीं होना चाहिए था, ठीक। एनसीईआरटी क्या लिखती है, ऑफन। लाला क्या हुआ, कैसे परेशान दिख रहे हो तुम? अच्छा, सो थर्ड में देखो, इट कंटेन फाइब्रोब्लास्ट मैक्रोफेज एंड मास्ट सेल, सही। फोर में का ब्रांच कोलेजन फाइबर, क्या कोलेजन फाइबर ब्रांच होते हैं, नहीं, ये अनब्रांच्ड होते हैं। एक मिनट, 160, अभी अपन ने शायद किया ना 167, तो इसमें क्या होगा, डीसीटी और पीसीटी दोनों। 175, विच अमंग द सेट इज फंक्शन ऑफ बोन। वन में देखो टेम्परेचर रेगुलेशन है क्या, नहीं, बोन का काम टेम्परेचर रेगुलेशन नहीं होता। टू में कहा वेट बेयरिंग साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल एंड मूवमेंट, सही। थ्री में कहा साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नर्व सेल, तो ये गलत हो गया ना, नर्व सेल नहीं बनती। फोर में यहाँ पे कहा स्टोरेज ऑफ प्रोटीन, तो स्टोरेज किसका होता है, कैल्शियम का, तो आंसर क्या हो जाएगा 2। 75 के बाद डन। ऑनलाइन में किसी बालक को कहीं समस्या रह गई बेटा, ऑनलाइन में किसी बालक को कहीं कोई दिक्कत नहीं। 167 अभी हम बात किए भाई, कहां रहते हो, क्या सुनते हो तुम, कान वान साफ किए थे कि नहीं? जरा वो मिट्टी का तेल डाल के साफ किया करो अच्छे से। मिट्टी का तेल जानते हो तो, मिट्टी का तेल, घासलेट, हाँ। आगे नहीं, चलिए। तो बच्चों अभी तक, अब मुझे एक बात बताओ, कितने बच्चों के नंबर आपके 600 से ऊपर रहे ओवरऑल? एक बार अच्छे से हाथ खड़ा करो, वाह, एक बार इन सबके लिए ताली बजाओ, अपने लिए बजा ही लो, बजाओ बजाओ। अच्छा, कितने बच्चों के नंबर 650 से ऊपर रहे, वाह। और 700 से ऊपर, नहीं, कितने? एक तो जो मेरा वाला है वो तो मैं करा दूंगा, एक और है, तो कितने बनेंगे? 705। नाम क्या है? अमित, वाह, बहुत बढ़िया। तुम्हारे कितने? 705 या 710? नाम क्या है? दीपांशु, वाह, बहुत बढ़िया। हाँ, बस ऐसे ही अपन लग के बढ़िया से मेहनत करेंगे, और अगले टेस्ट में अपन टारगेट करेंगे कि जितने इस टेस्ट में हमारे नंबर आए हैं उससे अपने बस 50 नंबर ज्यादा आ जाए। 50 तो बढ़ा सकते हैं ना, मतलब ऐसा तुम मत करना, तुम कहोगे इससे 50 ज्यादा आ जाए तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक। तुम्हें कोशिश ये करना है कि ठीक है जो 720 पे अपन पहुंच जाए कि फुल मार्क्स अपने आने लगे, बस ये थोड़ा सा एफर्ट अपने को करना है। अब नंबर आए, अच्छा ऑनलाइन में भी बालकों के बड़े अच्छे नंबर आए, अथर्व के 658, ईशान के नंबर ही नहीं आए, अच्छा 500, 500 प्लस। और ऑनलाइन में बाकी सारे बालकों को कितने कितने नंबर आए? प्रतीक के 589,
चलिए अब अपन करते हैं अपनी पढ़ाई शुरू। तो आप जरा ध्यान देंगे। देखो, अब कल हमने जहां तक मुझे याद है सेंसरी ऑर्गन तक हम पढ़ चुके थे, है ना। हमें पढ़ना था रिप्रोडक्शन। तो कॉकरोच में अब हम स्टार्ट करते हैं अबाउट रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कि कॉकरोच के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या चीजें आती हैं। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले देखो, हमने बेटा कॉकरोच के बारे में जब स्टार्ट किया था तब से हमने कई बार कहा कि मेल कॉकरोच में ये कैरेक्टर है, फीमेल के अंदर ये है। तो इस स्टेटमेंट से आपको क्या समझ में आया कि मेल और फीमेल कॉकरोच अलग अलग है कि नहीं, है ना। अगर अलग अलग हैं तो इसका मतलब हुआ कि अगर कॉकरोच की एक पॉपुलेशन हो आपके पास, तो उस पॉपुलेशन में कितनी तरह के मेंबर होंगे? दो। दो को अपन केमिस्ट्री में क्या कहते हैं? डाई। क्या कहते हैं? डाई। तो कॉकरोच को हम कहते हैं कि ये डायोशियस है। कॉकरोच को अपन क्या कहते हैं? डायोशियस है। डायोशियस वर्ड का मतलब होता है कि पॉपुलेशन में कितने टाइप के मेंबर हैं? दो। तो कहा कि पॉपुलेशन हैज टू टाइप ऑफ एनिमल्स। अब ये दो टाइप ऑफ एनिमल्स कौन कौन से होंगे? तो ये दो टाइप ऑफ एनिमल्स का मतलब यहां पर क्या हुआ कि मेल अलग है और फीमेल अलग है। तो अपन ने कहा कि पॉपुलेशन में मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, यानी कि पॉपुलेशन में दो तरह के मेंबर्स पाए जाते हैं। फिर अगला, यहां पर जब अगर डायोशियस है तो अच्छा, अपने बारे में अगर हम बात करें तो हम डायोशियस हैं कि नहीं, है ना। ये जो डायोशियस वाली कंडीशन है इसको बोलते हैं बेटा यूनिसेक्सुअल। क्या कहा जाता है इसे? यूनिसेक्सुअल कहा जाता है। तो इसको हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल। और यूनिसेक्सुअल वर्ड का मतलब होता है कि वन एनिमल हैज वन टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। एक एनिमल के पास जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जा रहे हैं वो कितने टाइप के होंगे बेटा? एक टाइप के। ठीक, यानी कि एक एनिमल के पास या तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा। एक ही एनिमल के पास मेल और फीमेल दोनों ही तरीके के रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं होंगे। तो पहली बात अपन ने क्या समझी कि कॉकरोच में सेक्सेस सेपरेट है कि नहीं। पहली बात अपन ने क्या समझी, कॉकरोच के अंदर सेक्सेस सेपरेट है कि नहीं? यस, सेक्सेस सेपरेट हैं। इसलिए आपने कॉकरोच को क्या कहा? डायोशियस। डायोशियस के अलावा अगली टर्म क्या रखी? यूनिसेक्सुअल। अगला देखिए, कॉकरोच के अंदर बच्चे सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाई जाती है। कॉकरोच में क्या पाया जाता है? सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाई जाती है। तो आपने कहा कि कॉकरोच में सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म इज प्रेजेंट। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब हमने कहा था कि अगर आप मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर मेल और फीमेल एनिमल को रिकॉग्नाइज कर पाए तो हम इस कैरेक्टर को क्या बोलते हैं? सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। क्या कहा? अगर मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर मेल और फीमेल को रिकॉग्नाइज कर लें तो इस कैरेक्टर को अपन क्या कहते हैं? सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म कहा जाता है। ठीक, और ये जो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म है इसमें हमने कॉकरोच के अंदर कुछ कैरेक्टर्स के बारे में बात की थी। तो ये बालक बताएगा, परेशान बालक, बता कौन कौन से कैरेक्टर अपन ने लिए थे जिनको देख करके हम पहचान सकते हैं कि मेल कॉकरोच है कि फीमेल। एनल स्टाइल हो गया एक, बहुत बढ़िया, एकदम शानदार। दूसरा बताओ। वो बाहर से थोड़े देखेंगे, अपने को मॉर्फोलॉजी देखनी है ना, बाहर से कैरेक्टर। देखो इतने सारे बच्चे कह रहे हैं इनको पता है। अच्छा तुम बताओ, अगर तुम्हें इस क्वेश्चन का आंसर जानना होता तुम किससे पूछते? तुम्हारा सबसे खास दोस्त कौन है यहाँ? कोई नहीं है? अच्छा, उसके नंबर ज्यादा आ गए तो उससे पूछ लेते। उसको जानते हो पहले से? नहीं, यहां से पहले जानते थे? नहीं? अच्छा चलो भाई, तुम ही बता दो। विंग्स मेल के अंदर बड़े होते हैं। बैठिए। तो अपन ने कहा कि सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म यहां पाई जाती है। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म के प्रेजेंट होने में अपन ने कितने कैरेक्टर कहे बच्चे? दो। पहला कैरेक्टर क्या लिया? एनल।
स्टाइल किसके अंदर पाए जाते हैं? मेल में। तो पहला कहा कि एनल स्टाइल पाए जाते हैं मेल में। दूसरा अपन ने कहा कि विंग्स लॉन्गर देन एब्डोमेन, और ये जो कैरेक्टर है विंग्स लॉन्गर देन एब्डोमेन, ये मेल का कैरेक्टर है या फीमेल? तो अपन ने कहा कि ये किसके अंदर होंगे? मेल। तो यानी कि अगर एनल स्टाइल एब्सेंट हो तो ये कॉकरोच कौन, मेल या फीमेल? फीमेल। अगर विंग्स एब्डोमेन से छोटे हो तो डायग्राम किसका है? फीमेल का। और इन्हीं दोनों कैरेक्टर के बेसिस पर हमने एनसीईआरटी का पहला वाला डायग्राम पहचाना था कि ये मेल का डायग्राम है या फीमेल का। अब हमें यहां बात करनी है सबसे पहले कि भाई कॉकरोच में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स आती हैं। तो एक बार इतना लिखो, फिर अपन समझना शुरू करते हैं। जिस स्पीसीज की पॉपुलेशन में नहीं। हम्म। हाँ, थ्री टाइप ऑफ जेंडर कैसे होंगे? मतलब जैसे अपन अगर बात करें तो जैसे ह्यूमन में अपन बात करें, ठीक, तो फिर अपन कहते हैं एक मेल है एक फीमेल है, ठीक। दूसरा क्या है, जैसे अपन शी मेल, या जो है अपन बात करते हैं सुपरमैन सुपर वुमेन के बारे में, ठीक, या थर्ड जेंडर जैसे हम कहते हैं, वो जो जेंडर है क्या बेटा रिप्रोड्यूस करता है? नहीं, उनके अंदर रिप्रोडक्शन नहीं होता। तो रिप्रोडक्शन नहीं होता तो पॉपुलेशन के लिहाज से क्या उनकी कोई इंपॉर्टेंस रह जाती है? नहीं। तो इसलिए अपन डाई के बाद ट्राई कभी नहीं कहते। हम कहते हैं पॉपुलेशन में या तो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक एनिमल में होंगे, या मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग अलग एनिमल में होंगे। जब एक ही एनिमल में हो तो क्या कहेंगे? मोनोशियस। अलग अलग में पाए जाए तो हम क्या कहेंगे? डायोशियस। इससे ऊपर कोई कंडीशन अपन नहीं मानते। और जब भी एक आपसे कहा जाएगा तो हम हमेशा यही कहेंगे कि बाकी के जो जेंडर्स होते हैं उनमें रिप्रोडक्शन नहीं होता, तो पॉपुलेशन के लिहाज से या बायोलॉजी के लिहाज से उनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है। क्या बेटा? स्नेल्स पाइला में मेल और फीमेल डायोशियस। नहीं, उनमें क्या है कि जो टेम्परेचर के हिसाब से चेंज होता है, तो उसमें क्या होता है कि एनिमल एक टाइम पर या तो मेल की तरह बिहेव कर रहा है या फीमेल की तरह बिहेव कर रहा है, यानी कि अलग अलग है ना। तो भले ही इटसेल्फ एक एनिमल अपने आप को चेंज कर रहा है, पर पॉपुलेशन में तो दो तरीके के मेंबर हुए ना। आगे बढ़े, ध्यान देंगे। अब बच्चे अपने को बात करनी है पहले अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं। तो यहां पे हमने एक तो लिया है ये एनसीईआरटी का डायग्राम, और साथ में हम समझेंगे कि हम अपने लिहाज से कैसे चीजों को समझें, या हमारे लिहाज से चीजें हम कैसे आसान बनाएं। तो सबसे पहले देखिए, आपको यहां पर डायग्राम के अंदर दिखाई देगा टेस्टिस, ठीक। सबसे पहले देखिए टेस्टिस का नंबर आपको यहां कितना दिख रहा है? वन पेयर। कितने हैं? वन पेयर। ये जो टेस्टिस हैं ये एब्डोमेन के फोर्थ से लेकर के सिक्स सेगमेंट तक पाए जाते हैं। कहां से कहां तक लेकर के बेटा? फोर से लेकर के सिक्स सेगमेंट तक टेस्टिस पाए जाते हैं। तो अपन ने कहा वन पेयर ऑफ टेस्टिस हैं और फोर से सिक्स सेगमेंट तक होंगे। फिर आप देखो हर टेस्टिस में एक लोब आपको ये दिखा, दूसरा ये दिखा, तीसरा लोब ये है, यानी कि हर टेस्टिस के अंदर लोब कितने हैं? तीन। तो अपन ने कहा कि हर एक टेस्टिस के अंदर लोब्स कितने होते हैं? थ्री लोब्स होते हैं। तो यहां पर मैंने कहा कि एनिमल के अंदर जो टेस्टिस पाए जाते हैं, तो उसमें अपन ने कहा कि वन, टू और फिर थ्री। तो एक टेस्टिस के अंदर ये तीन लोब हुए, और दूसरे टेस्टिस में भी ऐसे ही
ये 3 लोब यहां पर भी पाए जाएंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को आपने यहां पे बेटा नाम क्या दिया? टेस्टिस, कि ये एनिमल के टेस्टिस है। पहली बात आपने कही टेस्टिस के बारे में कि नंबर कितना है? 1 पेयर है। अगला कहा कि टेस्टिस कौन से सेगमेंट के अंदर पाए जा रहे हैं, तो आपने कहा कि 4 से लेकर के 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में पाए जाते हैं। तो चौथे से लेकर के 6वें एब्डोमिनल सेगमेंट तक टेस्टिस मौजूद है। तो ये हुआ कि सब टेस्टिस की लोकेशन कहां है। अब टेस्टिस जिस किसी एनिमल में पाए जाते हैं, तो उस एनिमल के अंदर टेस्टिस का काम क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। तो टेस्टिस का काम क्या है बेटा? प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। और ये जो प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म है, इसको हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। तो यहां पर प्रोडक्शन किसका हो रहा होगा? स्पर्म्स का। साथ में देखिए, टेस्टिस के बारे में आपने कहा कि हर टेस्टिस में कितने लोब मौजूद होते हैं? 3 लोब यहां पर पाए जाते हैं। अब इसने क्या किया बेटा? स्पर्म तो प्रोड्यूस किए। ये जो स्पर्म प्रोड्यूस हुए, अब इन स्पर्म्स को ट्रांसपोर्ट भी करना है, आगे भी लेकर के जाना है। आगे कौन लेकर के जाता है? तो यहां से एक डक्ट ओरिजिनेट होती है, जिसको हम बोलते हैं वास डिफरेंस। क्या कहा जाता है? वास डिफरेंस कहते हैं। तो यहां से एक डक्ट ओरिजिनेट हुई, जिसको आपने नाम दे दिया है वास डिफरेंस। तो देखो, दोनों से एक एक डक्ट ओरिजिनेट हुई, आपको रिलेट करते चलेंगे। हमने जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा है अपने अंदर, तब भी तो हमने पढ़ा है कि टेस्टिस से वास्ट डिफरेंस ओरिजिनेट होता है। तो यहां भी ओरिजिनेट होने वाली जो स्ट्रक्चर है, इसको बच्चे आपने नाम क्या दिया? वास्ट डिफरेंस। अब देखिए, ये जो वास्ट डिफरेंस है, इसका नंबर कितना है? तो वास्ट डिफरेंस का नंबर आपको कितना दिख रहा है? 1 पेयर। कितनी पाई जाती है? 1 पेयर। 1 पेयर के अलावा वास्ट डिफरेंस को अगर हम देखें, तो टेस्टिस के कंपैरिजन में पतली सी स्ट्रक्चर है। तो यहां आपने कहा कि 1 पेयर है, और ये वास्ट डिफरेंस कैसी होती है? थिन। काम इसका क्या है? तो वास्ट डिफरेंस का काम होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म। तो ये स्पर्म का ट्रांसपोर्ट करेगी। तो स्पर्म्स का ट्रांसपोर्ट करना किसका काम हो जाता है? वास्ट डिफरेंस का काम हो जाता है। तो अगली स्ट्रक्चर हुई वास्ट डिफरेंस। वास्ट डिफरेंस के बाद अब ये वास्ट डिफरेंस आगे जाकर के ओपन कहां होगी? तो वास्ट डिफरेंस बच्चे आगे जाकर के ओपन होती है एक स्ट्रक्चर में, विच इज कॉल्ड एज सेमाइनल वेसाइकिल। तो ये ओपन कहां होगा? सेमाइनल वेसाइकिल में। जब भी हमसे कहा जाएगा कि वास्ट डिफरेंस कहां ओपन हुआ, तो मैं कहूंगा कि वास्ट डिफरेंस कहां ओपन हो रहा है? सेमाइनल वेसाइकिल के अंदर ओपन हो रहा है। तो हमने कहा कि ओपन हुआ सेमाइनल वेसाइकिल में। ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन जो बनता है उसके अंदर ये कहा जाता है कि स्पर्म के ट्रांसपोर्ट का सही पाथ क्या है। तो सबसे पहले टेस्टिस आना चाहिए उसमें, सेकेंड नंबर पे क्या आएगा? फास्ट डिफरेंस, थर्ड नंबर पे सेमाइनल वेसाइकिल। ये जो सेमाइनल वेसाइकिल है, इसका काम होता है स्टोरेज ऑफ स्पर्म। तो सेमाइनल वेसाइकिल एनिमल में क्या करता है बेटा? स्टोरेज ऑफ स्पर्म। तो स्पर्म्स का स्टोरेज करना किसका काम होता है? सेमाइनल वेसाइकिल का। और ये सेमाइनल वेसाइकिल कितनी पाई जाती है? 1। तो इसका नंबर कितना है? 1, यानी कि सिंगल है। तो 1 है, और इसका काम हुआ स्टोरेज ऑफ स्पर्म। यहां सेमाइनल वेसाइकिल से अब एक डक्ट ओरिजिनेट होती है, जो कि स्पर्म्स को लेकर के जाएगी एनिमल की बॉडी से बाहर। तो यहां से जो डक्ट ओरिजिनेट हुई, इस डक्ट को बच्चे अपन नाम देते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। क्या कहा जाता है इसे? इजैकुलेटरी डक्ट कहते हैं। तो यहां से ओरिजिनेट कौन हुआ? तो आपने कहा कि यहां से ओरिजिनेट होता है इजैकुलेटरी डक्ट। कौन ओरिजिनेट हो गया बेटा? इजैकुलेटरी डक्ट ओरिजिनेट हुई। और ये जो इजैकुलेटरी डक्ट है, इसकी आगे चल करके ओपनिंग है। तो ये जो ओपनिंग है, इस ओपनिंग को हम बोलते हैं मेल गोनोपोर। तो ओपनिंग का नाम क्या रहेगा? मेल गोनोपोर होगा। अब एक बार देख लेते हैं कि यहां तक की स्ट्रक्चर एनसीईआरटी ने हमें कैसे कैसे दिखाई है। तो एनसीईआरटी को अगर मैं देखता हूं, तो एनसीईआरटी ने सबसे पहले क्या बताया कि यहां पर क्या मौजूद है? टेस्टिस। नंबर कितना हुआ? 1 पेयर। ये जो टेस्टिस है, इससे ओरिजिनेट क्या हुआ? वास्ट डिफरेंस। इसका नंबर कितना? 1 पेयर। फिर ये आगे जाकर के ओपन कहां हुई? सेमाइनल वेसाइकिल में।
सेमाइनल वेसिकल से आगे कौन निकला? इजैकुलेटरी डक्ट। कौन निकला? इजैकुलेटरी डक्ट। ये इजैकुलेटरी डक्ट आगे जाकर के यहां ओपन हुई। जब ये ओपन हुई तो इसकी ओपनिंग को अपन क्या बोलते हैं? मेल गोनोपोर। अब देखिए, एनसीईआरटी के इस डायग्राम में एक समस्या है या एक चीज अपने को समझ नहीं आती है। समझ क्या नहीं आता कि यहां पर आप देखो, इसी चीज को एनसीईआरटी ने लेबल किया है सेमाइनल वेसिकल, और इसी चीज को एनसीईआरटी ने लेबल किया है लॉन्ग ट्यूब्यूल, और अंदर की तरफ शॉर्ट ट्यूब्यूल। तो सेमाइनल वेसिकल कहां है, लॉन्ग और शॉर्ट ट्यूब्यूल क्या होती हैं, इस बात को जरा समझते हैं। देखिए, ये जो लॉन्ग और शॉर्ट ट्यूब्यूल हैं, ये दोनों को मिला करके बेटा अपन इसको नाम देते हैं मशरूम ग्लैंड। तो इसको मिला करके क्या कहा जाता है? मशरूम ग्लैंड नाम दिया जाता है। तो इन दोनों को मिला करके अपन बोलते हैं मशरूम ग्लैंड। अब ये मशरूम ग्लैंड की कहानी क्या है उसको जरा समझते हैं। तो देखो, कॉकरोच में सेमाइनल वेसिकल यहां है, ठीक? आप डायग्राम देख रहे हो ऊपर से, सेमाइनल वेसिकल यहां, डायग्राम तुमने देखा ऊपर से। सेमाइनल वेसिकल के ऊपर मशरूम ग्लैंड होती है, यानी कि ऊपर से जब तुम देखोगे तो तुम्हें क्या दिखाई देगा? मशरूम ग्लैंड। जबकि उसके नीचे क्या मौजूद है? सेमाइनल वेसिकल प्रेजेंट है। कैसे? तो यहां पर जो सेमाइनल वेसिकल है, इसके ठीक ऊपर की तरफ आपको यहां पे छोटे छोटे ट्यूब्यूल दिखाई देंगी। तो देखिए, इसके ठीक ऊपर ये बच्चे अपने को छोटी छोटी ट्यूब्यूल दिख रही है। ये जो छोटी ट्यूब्यूल्स अपने को यहां पर दिखाई दे रही हैं, इन्हीं को हमने क्या कह दिया कि ये क्या हो गई? स्मॉल ट्यूब्यूल। और फिर बाहर की तरफ अपने को दिखाई दी थी बड़ी वाली ट्यूब्यूल। तो बाहर की तरफ मैंने कहा कि यहां पर ये क्या हो गई? बड़ी वाली ट्यूब्यूल है। तो बाहर की तरफ ये बड़ी वाली ट्यूब्यूल बनाते ही अब आप देखो, सेमाइनल वेसिकल नीचे दिखना बंद हो गया ना। जो सेमाइनल वेसिकल अब तक हमको विजिबल था, वो सेमाइनल वेसिकल अब यहां दिखना बंद हो गया। तो अपन ने कहा कि सेमाइनल वेसिकल किसके नीचे छिप गया? मशरूम ग्लैंड के नीचे। तो यहां पर आपने कहा कि ये स्ट्रक्चर क्या कही जाती है? मशरूम ग्लैंड। इसमें ये जो है, इसका नाम है लॉन्ग ट्यूब्यूल। इसका नाम क्या होता है बच्चे? लॉन्ग ट्यूब्यूल कहा जाता है। वैसे इसका एक नाम यूट्रिकुली मेजोर्स भी होता है, पर उस नाम से अब क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। तो ये लॉन्ग ट्यूब्यूल है। ये जो लॉन्ग ट्यूब्यूल है, इस लॉन्ग ट्यूब्यूल की जो टिप है, देखो लॉन्ग ट्यूब्यूल की टिप का मतलब हुआ ये ना, ये लॉन्ग ट्यूब्यूल की क्या है? टिप। अब लॉन्ग ट्यूब्यूल की जो ये टिप होती है, इस टिप को ही हम बोलते हैं यूरिकोस ग्लैंड। क्या कहा जाता है इसे? यूरिकोस ग्लैंड कहा जाता है। तो लॉन्ग ट्यूब्यूल की टिप का नाम क्या होता है? तो लॉन्ग ट्यूब्यूल की टिप को अपन नाम क्या देते हैं? यूरिकोस ग्लैंड कहा जाता है। तो लॉन्ग ट्यूब्यूल की जो टिप होती है, इसको अपन ने नाम क्या दिया है? यूरिकोस ग्लैंड। तो ये जो यूरिकोस ग्लैंड है, ये कहां है बेटा? एट टिप ऑफ लॉन्ग ट्यूब्यूल। तो लॉन्ग ट्यूब्यूल के टिप पर मौजूद होती है यूरिकोस ग्लैंड। क्या हमने यूरिकोस ग्लैंड को एक्सक्रीटरी ऑर्गन के अंदर काउंट किया था? एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में जब बात की थी, तो हमने कहा था सबसे पहले मेलपिगियन ट्यूब्यूल, फिर कहा था और स्ट्रक्चर में नेफ्रोसाइट है, फैट बॉडीज हैं, यूरिकोस ग्लैंड है। फिर मैंने कहा था कि नेफ्रोसाइट, फैट बॉडी और मेलपिगियन ट्यूब्यूल, ये तीन स्ट्रक्चर होती है फीमेल में। मेल के अंदर एक और स्ट्रक्चर क्या होती है? यूरिकोस ग्लैंड है। यहीं पर अंदर की तरफ ये आपको क्या दिखाई दे रही है? स्मॉल ट्यूब्यूल है। तो अंदर की तरफ ये क्या हो गए बच्चे? स्मॉल ट्यूब्यूल हो गए। तो ये अंदर की तरफ आपने कहा कि स्मॉल ट्यूब्यूल यहां मौजूद है। ये जो लॉन्ग ट्यूब्यूल और स्मॉल ट्यूब्यूल हैं, ये दोनों को मिला करके आपने क्या कहा? मशरूम ग्लैंड। क्या कहा? मशरूम ग्लैंड आपने कहा, क्योंकि ये स्ट्रक्चर देखने में कुछ मशरूम के जैसी दिखाई देती है। मतलब इसमें क्या हुआ? नीचे की तरफ एक छोटा सा पेडिसल जैसा स्ट्रक्चर होगा, और ऊपर की तरफ ये ऐसे फैली हुई है। मशरूम कुछ ऐसा ही होता है, नीचे एक पेडिसल है, ऊपर फैली हुई है, कुछ वैसी ही ग्लैंड होती है। तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? मशरूम ग्लैंड। और ये जो मशरूम ग्लैंड है, ये बच्चे पाई जाती है 6 to 7 सेगमेंट।
कौन से सेगमेंट के अंदर? 6 to 7th सेगमेंट। ऑब्वियसली बात किसके बारे में कर रहा हूं? एब्डोमिनल सेगमेंट की बात कर रहा हूं कि भाई एब्डोमेन में 6वें से लेकर के 7वें सेगमेंट तक मशरूम ग्लैंड मौजूद है। यहां पर अब जो मशरूम ग्लैंड है, इसके बाद फिर अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो यहां आपको इसके बगल में ये एक स्ट्रक्चर दिख रही है। देखो ये वाली स्ट्रक्चर एक, ये जो स्ट्रक्चर आपको यहां पर दिखाई देती है, इस स्ट्रक्चर को बेटा नाम दिया जाता है यूरिकोस ग्लैंड, सॉरी इसको नाम देते हैं फैलिक ग्लैंड। क्या कहा जाता है? फैलिक ग्लैंड कहा जाता है। तो यहां जो अब स्ट्रक्चर है इसका नाम होता है फैलिक ग्लैंड। तो आप देखिए फैलिक ग्लैंड कुछ पाई जाएगी, ये कुछ ऐसे करके होगी कि यहां पर इसका कुछ पार्ट तो आपको ऊपर की तरफ दिख रहा है। ये ऊपर की तरफ क्या दिखाई दिया? यहां पे कुछ पार्ट है। बाकी का जो पार्ट है, या एक काम करते हैं, स्ट्रक्चर का कलर अपन बदलते हैं कि यहां पर ये आपको ऐसे करके ऊपर की तरफ कुछ पार्ट दिखाई दिया, और फिर यहां पर ये किसकी सेपरेट ओपनिंग आपको दिखाई देगी। तो ये सेपरेट ओपनिंग किसकी है? फैलिक ग्लैंड की। तो यहां पे ये जो ग्लैंड पाई गई, इस ग्लैंड को आपने नाम क्या दिया है? फैलिक ग्लैंड। ये जो फैलिक ग्लैंड है इसका एक और नाम होता है कॉन्ग्लोबेट ग्लैंड। फैलिक ग्लैंड का एक और नाम क्या है? कॉन्ग्लोबेट ग्लैंड भी कहा जाता है। तो ये ग्लैंड को नाम क्या दिया आपने? फैलिक ग्लैंड या कॉन्ग्लोबेट ग्लैंड आपने नाम दिया। ये फैलिक ग्लैंड पाई जाती है, और ये फैलिक ग्लैंड की अपनी एक सेपरेट ओपनिंग है। तो अपन ने कहा कि ये डक्ट ऑफ फैलिक ग्लैंड है। ये क्या है बेटा? डक्ट ऑफ फैलिक ग्लैंड। तो फैलिक ग्लैंड की डक्ट अपनी अलग होती है। अभी यहां पर देखिए, जब हमने एब्डोमेन के बारे में बात की थी, तो एब्डोमेन के बारे में बात करते हुए अपन ने कहा था कि जो मेल गोनोपोर है, ये मेल गोनोपोर एनस के वेंट्रल साइड पर होता है। मेल गोनोपोर के बारे में क्या कहा था कि ये किस साइड पर मौजूद होता है? वेंट्रल साइड पर। यानी कि अपन ने कहा था ना कि मेल में एब्डोमेन में जो जेनाइटल पाउच है वो डोर्सल साइड में 9th और 10th टर्गम, वेंट्रल साइड पर 9th स्टर्नम से बनता है। इसके हाइंड एंड पर डोर्सल साइड में एनस, जबकि वेंट्रल साइड पर मेल गोनोपोर होता है। तो ये मेल गोनोपोर है। अब ये जो मेल गोनोपोर है, इसको सराउंड करते हुए यानी कि इसके आसपास यहां अपन ने कहा था कि कुछ एसिमेट्रिक काइटिनस स्ट्रक्चर पाई जाती हैं। और ये जो एसिमेट्रिक काइटिनस स्ट्रक्चर हैं, इन स्ट्रक्चर्स को बच्चे हमने वहां पे नाम क्या दिया था? फैलोमियर। यहां पर हमने क्या कहा था? फैलोमियर कहा था। तो इसको मैंने कहा कि यह है फैलोमियर, या एक और नाम दिया था गोनेपोफाइसिस। एक और नाम क्या था? गोनेपोफाइसिस। तो ये हुआ फैलोमियर या गोनेपोफाइसिस। फैलोमियर या गोनेपोफाइसिस क्या है? तो यहां लास्ट में देखो, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, सबकी सब एसिमेट्रिक सी स्ट्रक्चर है। कोई लंबी है, कोई मोटी है, कोई जो है पंख जैसी है, अलग अलग स्ट्रक्चर्स की है। तो अपन ने कहा एसिमेट्रिक सी स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं फैलोमियर या गोनेपोफाइसिस कहते हैं। ये जो फैलोमियर है, ये होते हैं 3। कितने होते हैं फैलोमियर? 3 होते हैं। पहला इसमें से कहा जाता है लेफ्ट। पहले को अपन क्या बोलते हैं? लेफ्ट फैलोमियर कहते हैं। दूसरा इसमें से कहा जाता है राइट। तो दूसरे फैलोमियर का नाम क्या है? राइट। और तीसरा कहा जाता है वेंट्रल। तो तीसरे फैलोमियर का नाम क्या हुआ? वेंट्रल। ठीक। मतलब कि स्ट्रक्चर को हम कुछ ऐसे समझें कि यहां पे ये मान लेते हैं मेल गोनेपोफाइसिस है या ओपनिंग है। इसके एक स्ट्रक्चर इधर मौजूद है ना? एक यहां, एक यहां, और एक स्ट्रक्चर नीचे की तरफ। तो इसको अपन क्या बोल देंगे? लेफ्ट। ये कौन सा हुआ? राइट। नीचे वाला वेंट्रल। तो फैलोमियर कितने हुए? 3। कौन कौन सा? लेफ्ट, राइट, वेंट्रल। तो 3 फैलोमियर यहां पर पाए जाते हैं, लेफ्ट, राइट और वेंट्रल। तो अपन ने कहा कि जो लेफ्ट फैलोमियर है, इसमें 2 स्ट्रक्चर इंक्लूडेड होती हैं। एक होता है स्यूडोपेनिस। ये कौन सी स्ट्रक्चर पाई जाती है बच्चे? स्यूडोपेनिस मौजूद होता है। और एक स्ट्रक्चर होती है टिटिलेटर। तो दूसरी स्ट्रक्चर कौन सी है? टिटिलेटर होती है।
तो स्यूडोपेनिस और टिटिलेटर वाले पार्ट यहां पाए जाते हैं। जो राइट फेलोमियर है, इस राइट फेलोमियर पर यहां होती है ओपनिंग ऑफ फैलिक ग्लैंड, इस पर ओपनिंग ऑफ फैलिक ग्लैंड। तो फैलिक ग्लैंड की ओपनिंग किसके ऊपर पाई जाती है? राइट पर। फिर एक कौन सा आया? वेंट्रल। वेंट्रल जो है इस पे मौजूद होता है मेल गोनोपोर। वेंट्रल पर क्या मौजूद होगा? मेल गोनोपोर। तो मेल गोनोपोर किस पर पाया जाता है? वेंट्रल पर है। फैलिक ग्लैंड की ओपनिंग राइट पर है। स्यूडोपेनिस और टिटिलेटर यहां पर। आप देखिए लेफ्ट फेलोमियर ये आपको दिखाया, इसे इसे शामिल करके बोला। ये जो लेफ्ट फेलोमियर है इसी के अंदर यहां आपको टिटिलेटर दिख रहा है ना? और इसी के अंदर क्या दिखाई देता है? स्यूडोपेनिस। तो ये टिटिलेटर और स्यूडोपेनिस ये दोनों पार्ट किसके हैं? तो अपन कहेंगे लेफ्ट फेलोमियर के पार्ट होते हैं। बाकी आप देखिए एनल स्टाइल क्या होता है ये आप जानते ही हैं। एनल सरकाई क्या है ये भी आप जानते हैं। फेलोमियर में आपने कहा कि ये वेंट्रल और ये कौन सा हो गया? राइट फेलोमियर। तो फेलोमियर कितने हुए? 3। लेफ्ट, राइट, वेंट्रल। हमने एनसीईआरटी लिखी है ना कि 3 फेलोमियर होते हैं। इनमें से हमने कहा कि लेफ्ट के अंदर टिटिलेटर और स्यूडोपेनिस है। बाकी देखिए ये सारी स्ट्रक्चर की हम बात कर ही चुके। फैलिक ग्लैंड हम जान चुके क्या है, और यहां पे ये जो ट्यूब्यूल्स हैं इनको हम जान चुके कि ये क्या होते हैं। अब बात आती है कि इन सारी स्ट्रक्चर्स के काम क्या क्या होते हैं, तो जरा इनके फंक्शन के बारे में देख लिया जाए। तो देखो स्पर्म किसने बनाए बेटा? टेस्टिस ने। बनने के बाद कहां जाकर के पहुंचे? सेमाइनल वेसाइकिल में। तो सेमाइनल वेसाइकिल ने यहां पर इन्हें क्या किया? स्टोरेज किया। इनको क्या किया? स्टोर किया। अब देखिए सेमाइनल वेसाइकिल के ठीक ऊपर कौन पाया जा रहा है? यूरिकोस ग्लैंड है। यूरिकोस ग्लैंड में अंदर की तरफ कौन है? स्मॉल ट्यूब्यूल। अब ये जो सेमाइनल वेसाइकिल है इसी के अंदर यहां पर स्पर्म आर ग्लूड टुगेदर, यानी कि स्पर्म्स को अब एक साथ क्या किया जाएगा? चिपकाया जाएगा। स्पर्म को एक साथ क्या किया जाएगा? चिपकाया जाएगा। यहां चिपकाता कौन है? तो बाई फ्लूइड ऑफ स्मॉल ट्यूब्यूल। तो कौन चिपका रहा है? स्मॉल ट्यूब्यूल का जो फ्लूइड है ये इन्हें आपस में क्या करता है? चिपका देता है। तो स्मॉल ट्यूब्यूल का काम क्या हुआ कि स्मॉल ट्यूब्यूल ने इनको आपस में चिपका दिया। चिपकाने के बाद अब यहां पर ये जो स्पर्म बॉल बनी, ये स्पर्म बॉल को बच्चे अपन नाम देते हैं स्पर्मेटोफोर। क्या कहा जाता है? स्पर्मेटोफोर। तो कॉकरोच में स्पर्मेटोफोर क्या है? तो स्पर्म्स का जो एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनी आपस में चिपकने के बाद इसे क्या कहा गया? स्पर्मेटोफोर। ये जो स्पर्मेटोफोर है इस पर आप देखिए स्पर्मेटोफोर जब यहां सेमाइनल वेसाइकिल के अंदर होगा तो स्पर्मेटोफोर मान लेते हैं अपन, लेट्स से ये स्पर्म का बंडल है। ठीक, स्पर्म का ये क्या हुआ? बंडल। अब यहां पर जो लॉन्ग ट्यूब्यूल है ये लॉन्ग ट्यूब्यूल इसके ऊपर एक कवरिंग सेक्रीट करती है। तो लॉन्ग ट्यूब्यूल ने इसके ऊपर क्या बनाया? कवरिंग। ये जो कवरिंग है इसका फॉर्मेशन किसने किया है? लॉन्ग ट्यूब्यूल ने। फिर इसके बाद ये अब यहां से बाहर जब निकलेगा तो कहां पहुंचेगा? इजैकुलेटरी डक्ट के पास। जब ये इजैकुलेटरी डक्ट के पास गया तो इजैकुलेटरी डक्ट ने क्या किया? इसके ऊपर एक और कवरिंग बना दी। तो ये जो दूसरी कवरिंग थी किसने बनाई? इजैकुलेटरी डक्ट ने। अब ये निकल के आया बाहर। जैसे ही ये बाहर आएगा तो फैलिक ग्लैंड इसके ऊपर एक और कवरिंग बना देती है। तो अगली जो कवरिंग है वो अब किसने बनाई? फैलिक ग्लैंड ने। यानी कि स्पर्मेटोफोर की वॉल में कितनी लेयर होती हैं बच्चे? 3। कितनी लेयर है? 3। ये जो 3 लेयर है इन 3 में से सबसे बाहर वाली लेयर कौन बनाता है? फैलिक ग्लैंड। मिडिल वाली लेयर इजैकुलेटरी डक्ट। सबसे अंदर वाली लेयर कौन बनाता है? तो अपन ने कहा लॉन्ग ट्यूब्यूल बनाती है। तो इस तरीके से स्पर्मेटोफोर के ऊपर
कवरिंग्स बनाने में इन सारी चीजों के रोल होते हैं। क्या आपने को इतनी बात समझ में आई? लिखो फटाफट इसे, फिर आगे बढ़ते हैं। बेटा, ओ बेटा, क्या हुआ बेटा? जागो मोहन प्यारे, जागो। हम तो सुने थे कि बंबई में लोग रात में भी नहीं सोते, तुम दिन में ही सो जाते हो। अच्छा, और भी बंबई से और कोई है क्या, या अकेले ही बालक है? अकेले हो? पता, तुम बंबई से तो भी लोग तुम्हारी इज्जत नहीं करते हैं। ये मामला गड़बड़ है। पहले जब मैं छोटा था तो मेरे कुछ रिलेटिव हैं जो दिल्ली रहते हैं, ठीक। तो उनके बारे में मेरा जो परसेप्शन था, मुझे लगता था कि मतलब वो प्रधानमंत्री आवास के बाद बस अगली गली होगी उसी में रहते होंगे। फिर एक बार जो उनके यहाँ जाने का सौभाग्य मिला, भाई साहब जो कुंज गलियों में घूमे हैं, रोड छोड़ के यहाँ ये गली, फिर यहाँ ये गली, फिर यहाँ ये गली, मैंने कहा इससे अच्छा तो मेरे ही घर है। या दिल्ली में रहने बेकार है, नर्क जगह है। प्रधानमंत्री आवास के आसपास तो रहने ही नहीं देते हैं। नहीं, बिहार फिर भी ठीक है। बिहार में ठीक है, कानून व्यवस्था गड़बड़ है, बाकी बिहार ऐसा नहीं है, अच्छी जगह है। जैसे मैं लगभग मैं अपने जो है करियर की शुरुआत में ऑलमोस्ट 4 साल के आसपास झारखंड में जगह बोकारो, बोकारो स्टील सिटी, वहां मैं रहा हूं लगभग 4 साल के करीब। उत्तर प्रदेश। नहीं, आगरा। हाँ, पागल खाना। पता नहीं, इंडिया का सबसे बड़ा पागल खाना आगरा में ही है। नहीं, वो सब उसकी ब्रांच है, हेड ऑफिस आगरा में ही है। डायग्राम बन गया। अभी नहीं, अब बाद में पढ़ेंगे मैडम। क्या हुआ? कौन ला रहा है? क्यों बेचारे का मजाक बनाते हो तुम लोग? कितना सीधा बालक है। तुम इन सबके पास मत बैठा करो, ये सब बहुत दुष्ट लोग हैं। तभी मैं उसे बता रहा हूं, तुम इसके पास मत बैठा करो, ये सब बहुत दुष्ट लोग हैं। आगे बढ़े। वो सुबह भी क्लास अटेंड किया है भाई, 2 बार पढ़ रहा है वो।
फिर से देखिए, कॉकरोच में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस का नंबर कितना? कौन से सेगमेंट में? कितने लोब में डिवाइडेड? काम क्या है? प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। टेस्टिस से अराइज क्या हुआ? वास्ट डिफरेंस। क्या अराइज हुआ? वास्ट डिफरेंस। वास्ट डिफरेंस का नंबर 1 पेयर। वास्ट डिफरेंस पतला है कि मोटा? वास्ट डिफरेंस ओपन किस में होगा? सेमाइनल वेसाइकिल। सेमाइनल वेसाइकिल का काम क्या है? स्टोरेज ऑफ स्पर्म। सेमाइनल वेसाइकिल किस में ओपन होगा? इजैकुलेटरी डक्ट। इसकी ओपनिंग का नाम मेल गोनोपोर। एनस के वेंट्रल साइड पर या डॉर्सल? वेंट्रल साइड पर होता है। यहां सेमाइनल वेसाइकिल के ऊपर की तरफ एक कैरेक्टरिस्टिक ग्लैंड है जिसका नाम है मशरूम ग्लैंड। कौन से सेगमेंट में पाई जाती है? 6 to 7 एब्डोमिनल सेगमेंट में है। मशरूम ग्लैंड में कितने टिब्यूल? 2। अंदर की तरफ स्मॉल, बाहर की तरफ लॉन्ग। यहाँ जो स्मॉल टिब्यूल है इनका काम क्या है? स्पर्म के लिए एक न्यूट्रिटिव फ्लूइड सेक्रीट करना जो स्पर्म्स को आपस में चिपकाता है। वहीं पर लॉन्ग टिब्यूल क्या सेक्रीट करती है? स्पर्मेटोफोर की सबसे पहली लेयर। इजैकुलेटरी डक्ट क्या बनाएगा? स्पर्मेटोफोर की दूसरी लेयर बनाता है। और फेलिक ग्लैंड क्या बनाएगा? स्पर्मेटोफोर की थर्ड लेयर बनाता है। फेलोमियर कितने होते हैं? 3। लेफ्ट, राइट और वेंट्रल। स्यूडोपेनिस और टिटिलेटर किसके पार्ट? लेफ्ट फेलोमियर के। राइट फेलोमियर पर जाकर के ओपन कौन होता है? फेलिक ग्लैंड। और वेंट्रल पर जाकर के ओपन कौन होगा? आगे बढ़ जाएं, जल्दी करो, कल से फिर एनिमल डाइवर्सिटी शुरू करेंगे। एनिमल किंगडम। फ्रॉग अभी नहीं, फ्रॉग सबसे लास्ट में। जब पूरी 11th की जूलॉजी खत्म कर लेंगे तब पढ़ेंगे मेढक। तब तक क्या है, बारिश आ जाएगी। तो बारिश आ जाएगी तो मेढक भी आएगा। दिसंबर थोड़े होगा इतना पढ़ते पढ़ते। जून में यहां बारिश नहीं होती है। यहाँ जनवरी में होने को हो जाती है, वैसे जनवरी में होती नहीं है। चलिए आगे बढ़ा जाए। कितने बच्चों का रह गया अभी? नंबर? अच्छा, कितने आ रहे हैं? 450। तो फिर क्लास के बाद मिलो, फिर तुम्हें अलग से ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। डायग्राम में ये जो अपन ने टिप बनाई ना, ये एनसीईआरटी वाले डायग्राम में यूरिकोस ग्लैंड दिखाई नहीं है, कहाँ है? बाकी यहां मैंने आपको बता दिया, इसका जो लास्ट पार्ट होता है ना, वहां होती है यूरिकोस ग्लैंड। कौन सा बेटा? ये जो स्ट्रक्चर है इसका नाम है स्पर्मेटोफोर। कलर मैच कराओ। ग्रीन वाला कौन बनाया? फेलिक ग्लैंड। पर्पल वाला कौन बनाया? इजैकुलेटरी डक्ट। ये वाला, इस वाले ने क्या, किसका फॉर्मेशन किया? सबसे अंदर वाली लेयर का। आगे बढ़े। देखिए, अब बच्चे मेल की बात, अब बात आती है कॉकरोच के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो अब हम बात करेंगे अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।
फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में अगर देखें तो देखिए यहां पे सबसे पहले क्या होता है बेटा, वन पेयर ऑफ ओवरी। ये जो येलो स्ट्रक्चर दिख रही है ना, इसको अपन क्या कहते हैं, ओवरी। तो ओवरी का नंबर कितना है, वन पेयर। अब देखिए वन पेयर ऑफ ओवरी में अपन ने कहा कि एक ओवरी ये है और यहां दूसरी ओवरी ये हुई। तो ओवरी के बारे में सबसे पहले एनसीईआरटी क्या क्या कहती है वो अपन एक बार समझते हैं कि एनसीईआरटी ने ओवरी के बारे में क्या क्या बातें कही है। तो देखिए ओवरी के बारे में पहली बात कि ओवरी का नंबर कितना है बेटा, वन पेयर। कितना नंबर है, वन पेयर। अगली बात, ओवरी सेकेंड से लेकर के 6 एब्डोमिनल सेगमेंट तक पाई जाती है। तो कौन से सेगमेंट से, सेकेंड से लेकर के 6 सेगमेंट तक पाई जा रही है। अगर ये सेकेंड से लेकर के 6 सेगमेंट तक पाई जाती है तो इसका मतलब हुआ कि ओवरी टेस्टिस से बड़े हैं कि छोटे, बड़े ना। टेस्टिस कहां तक था, 4 से 6, ये है 2 से 6, इसका मतलब है साइज कवर कर रहा है ज्यादा। तो ओवरी के बारे में कहा वन पेयर है, सेकेंड टू 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में डिवाइडेड तक पाई जाती है। हर एक ओवरी के अंदर मौजूद होते हैं 8 ओवेरियोल। हर एक के अंदर 8 क्या पाए जाते हैं, ओवेरियोल हैं। तो हमने कहा कि इनमें से हर एक के अंदर ओवेरियोल्स का नंबर कितना है, 8। तो आपने कहा यहां पर आपको ट्यूब जैसी दिख रही है ना, ये जो ट्यूब है इनका नाम होता है ओवेरियोल, और ओवेरियोल का नंबर कितना है बेटा, 8। ये जो 8 ओवेरियोल यहां पर पाए जा रहे हैं, इस चीज को अगर मैं दिखाऊं तो मैं कुछ ऐसे करके दिखा सकता हूं कि 1 2 ऐसे करके 8 यहां और फिर 8 ही ओवरियोल यहां पाए जा रहे होंगे। 4 4 नहीं, यहां गिनना मत नंबर, 8 8 याद रखना है। होते कितने हैं, 8 8। तो कितने ओवरियोल पाए गए, 8 8 ओवरियोल दोनों ओवरी के अंदर मौजूद होते हैं। तो हर एक के अंदर ओवरियोल का नंबर कितना हुआ, 8। अब ये जो ओवरियोल है इसके बारे में हम कहते हैं कि ये ओवरियोल्स में मौजूद होता है सीरीज ऑफ डेवलपिंग ओवा। यहां क्या पाया जाता है, सीरीज ऑफ डेवलपिंग ओवा मौजूद होते हैं। तो अपन ने कहा कि डेवलपिंग ओवा की सीरीज यहां पर पाई जाती है, किसके ऊपर, ओवेरियोल पर। अब ओवेरियोल पर जो सीरीज ऑफ डेवलपिंग ओवा है उसमें हमने कहा कि यहां पर जो पार्ट्स रहेंगे, तो ओवेरियोल के पार्ट्स के नाम देखिए। ओवेरियोल में सबसे ऊपर का जो पार्ट होता है, इस पार्ट को बच्चे हम बोलते हैं जर्मेरियम। इस वाले पार्ट का नाम क्या होता है, जर्मेरियम। जर्मेरियम वाले पार्ट का काम होता है फॉर्मेशन ऑफ ओवम। तो जर्मेरियम वाला पार्ट क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ ओवम। तो ओवम बनाना कौन से पार्ट का काम, जर्मेरियम का, जो कहां पाया जा रहा है, सबसे ऊपर की तरफ। यानी कि यहां पे वो सेल्स हैं जो डिवाइड करती हैं, और सेल के डिवाइड करने से ओवम बनता है। जर्मेरियम के नीचे की तरफ ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को बोलते हैं वाइटेलेरियम। तो इस वाले पार्ट का नाम क्या रहेगा, वाइटेलेरियम कहा जाता है। और वाइटेलेरियम करता है फॉर्मेशन ऑफ योक। तो वाइटेलेरियम क्या बनाता है बच्चा, योक बनाता है। तो अपन ने कहा कि वाइटेलेरियम वाले पार्ट का काम है योक का फॉर्मेशन करना। अब योक क्या होता है, तो एग के अंदर, एग में जो येलोइश पार्ट होता है ना, वो जो येलोइश पार्ट है उसको अपन क्या बोलते हैं, योक कहते हैं। और योक का पर्पस होता है कि वो ओवम को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो ओवम किसने बनाया, जर्मेरियम ने। योक कौन बना रहा है, वाइटेलेरियम बनाता है। फिर यहां नीचे की तरफ ये जो पार्ट है, यहां को, इसको हम बोलते हैं कि ये है एग चैम्बर। इस वाले पार्ट को क्या कहा, एग चैम्बर। यहां जो एग चैम्बर है, इसमें आपने कहा कि यहां पर
सीरीज ऑफ डेवलपिंग ओवा पाया जाएगा, यानी कि ओवम यहां पर ऐसे करके मौजूद है। तो ऐसे करके यहां पर ओवम पाए जा रहे हैं, यानी कि एक बार में अगर दोनों ओवरी से एक एक ओवम अगर रिलीज हो, दोनों साइड की ओवरी के ओवेरियोल से अगर एक एक ओवम रिलीज हो, तो टोटल कितने ओवर रिलीज होंगे? 16। कितने रिलीज हुए? 16। तो अपन ने कहा कि ये एग चैम्बर वाला पार्ट है। एग चैम्बर में क्या मौजूद होता है? सीरीज ऑफ डेवलपिंग ओवा पाया जाता है। अब यहां ओवरी से जो डक्ट निकलेगी, इस डक्ट को बच्चे आप नाम क्या देंगे? ओविडक्ट। क्या कहेंगे? ओविडक्ट। तो देखिए यहां से अब एक डक्ट निकली इससे, और यहां से भी अब एक डक्ट निकली। ये जो डक्ट है ये आगे चल के कंबाइन कर जाती है। तो जो डक्ट है वो आगे चल के क्या कर गई? कंबाइन। जब ये डक्ट आगे चल के कंबाइन कर जाएगी, तो ये कंबाइन करके क्या बना देती है? कॉमन ओविडक्ट। और ये कॉमन ओविडक्ट की ओपनिंग हो गई। तो आपने यहां पर क्या कहा कि ये क्या है बच्चे? ओविडक्ट। ये क्या है? ओविडक्ट। कितनी होंगी ओविडक्ट? 2। कौन कौन सी? लेफ्ट और राइट। आगे चल के जब इसने कंबाइन किया, तो कंबाइन करने पर आपने कहा कि ये क्या बना? कॉमन ओविडक्ट। ये क्या बना? कॉमन ओविडक्ट। और यहां जो कॉमन ओविडक्ट है इसी को हम बोलते हैं वेजाइना। कॉमन ओविडक्ट को क्या कहा जाता है? वेजाइना कहा जाता है। और ये कॉमन ओविडक्ट की जो ओपनिंग है इसको हम बोलते हैं फीमेल गोनोपोर। तो इसे क्या कहते हैं? फीमेल गोनोपोर। क्या याद आता है कहीं पे फीमेल गोनोपोर नाम इससे पहले आया है? जब हम बात कर रहे थे फीमेल के एब्डोमेन के बारे में। फीमेल के एब्डोमेन में एनसीईआरटी ने कहा था कि यहां पर एक पाया जाता है चैम्बर, जिसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? जेनाइटल चैम्बर कहते हैं। क्या मौजूद था? जेनाइटल पाउच या ब्रूड पाउच पाया जा रहा था। ठीक। ये जो जेनाइटल पाउच या ब्रूड पाउच है, इसका ऊपर का जो पार्ट होता है, इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं जेनाइटल चैम्बर। क्या कहा जाता है? जेनाइटल चैम्बर कहा जाएगा। तो ये पार्ट कहा जाता है जेनाइटल चैम्बर, और नीचे के पार्ट को हम बोलते हैं वेस्टिब्यूलम। तो नीचे वाले पार्ट का नाम क्या है? वेस्टिब्यूलम। वेस्टिब्यूलम कहां है? नीचे। जेनाइटल चैम्बर ऊपर। और इन दोनों को मिला करके कहा जाता है जेनाइटल पाउच। और जेनाइटल पाउच को ही आपने एक और नाम दिया था, ब्रूड पाउच भी कहा था। तो जेनाइटल पाउच या ब्रूड पाउच, हमने कहा था कि जेनाइटल पाउच के अंदर 3 चीजों की ओपनिंग पाई जाती है। उनमें से एक यानी कि फीमेल गोनोपोर हम यहां बना चुके हैं। और हमने कहा था कि स्पर्मेथिका की ओपनिंग होती है। किसकी ओपनिंग होगी? स्पर्मेथिका की। स्पर्मेथिका यहां होते हैं बेटा 2। कितने पाए जाते हैं? 2। इनमें से जो राइट वाला है ये बहुत ज्यादा डेवलप्ड नहीं होता, जबकि लेफ्ट वाला ज्यादा डेवलप्ड है। तो देखो स्पर्मेथिका कितने हैं? 2। कितने स्पर्मेथिका पाए जा रहे हैं बेटा? 2 है। एक ये जो अभी बना हुआ है ये कौन सा हुआ? उधर, यानी कि राइट वाला है। और ये हो गया लेफ्ट। तो ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को आपने नाम क्या दिया है? स्पर्मेथिका। तो ये स्ट्रक्चर यहां पर कही गई स्पर्मेथिका। और स्पर्मेथिका का काम बहुत अच्छे से याद रखेंगे कि स्पर्मेथिका करता है स्टोरेज ऑफ स्पर्म। ध्यान रखना हम बात किसकी कर रहे हैं? फीमेल की। पर स्टोर किसे करा रहे हैं? स्पर्म को। ठीक। बात किसकी कर रहे हैं? फीमेल की। स्टोर क्या करा रहे हैं? स्पर्म को स्टोर करा रहे हैं। तो फीमेल में स्पर्म को स्टोर करने वाली स्ट्रक्चर कौन है? स्पर्मेथिका है। यहां पर स्पर्मेथिका की जो ओपनिंग होगी, इस ओपनिंग को क्या कहा जाएगा? स्पर्मेथिकल पोर। तो हमने कहा था ना कि जेनाइटल पाउच के एंटीरियर साइड पर फीमेल गोनोपोर, स्पर्मेथिकल पोर, और एक ग्लैंड का नाम आया था। क्या नाम था? कोलेटेरियल ग्लैंड। एक ग्लैंड कौन सी आई थी? कोलेटेरियल ग्लैंड। तो यहां पर आपने कहा था कि कोलेटेरियल ग्लैंड की ओपनिंग भी पाई जाती है।
कोलेटेरियल ग्लैंड देखिए, एक ये है, इसके अंदर ब्रांचिंग होती है ज्यादा, और यहां पे आपने कहा कि इसके अंदर ज्यादा ब्रांचिंग है, और दूसरी ये हो गई। तो ऐसे करके कोलेटेरियल ग्लैंड यहां कितनी हो गई? दो। तो ये जो ग्लैंड है, इसको आपने क्या कहा? कोलेटेरियल ग्लैंड कह दिया। तो अपन ने कहा कि ये जो ग्लैंड है, इसका नाम है कोलेटेरियल ग्लैंड। कोलेटेरियल और कॉन्ग्लोमेट नाम आपस में मिलते जुलते हैं। कोलेटेरियल और कॉन्ग्लोमेट नाम आपस में मिलते जुलते हैं, पर कॉन्ग्लोमेट किसका दूसरा नाम था? फेलिक ग्लैंड का। और यहां ग्लैंड का नाम क्या है? कोलेटेरियल ग्लैंड। तो यहां पे क्या पाए जाते हैं? कोलेटेरियल ग्लैंड है। अब देखो, इतनी स्ट्रक्चर पहले हम देखते हैं एनसीईआरटी के डायग्राम में, और फिर उसके बाद बढ़ेंगे आगे। ओवरी, सबसे पहले आपको क्या दिखाई दिया? ओवरी। ओवरी का नंबर कितना? दो। कौन से सेगमेंट में? सेकेंड टू सिक्स। कौन सा? सेकेंड टू सिक्स सेगमेंट में। हर एक ओवरी में ओवरियोल का नंबर कितना? 8। ओवरी का लास्ट पार्ट, इसको अपन ने यहां पे क्या कहा? ओविडक्ट। आगे चल के कंबाइन किया तो क्या बना? कॉमन ओविडक्ट, जिसका दूसरा नाम क्या है? वेजाइना। ये कॉमन ओविडक्ट ओपन कहां हो रही है? जेनाइटल पाउच में। इसके आगे वाले पार्ट का नाम क्या है? जेनाइटल चैम्बर। पीछे वाला पार्ट वेस्टिब्यूलम कहा जाता है। इधर आपको यहां पर स्पर्मेथिका दिखाई दिया। देखो, स्पर्मेथिका में लेफ्ट वाला ज्यादा डेवलप्ड, जबकि राइट वाला कम। कोलिटेरियल ग्लैंड में भी लेफ्ट वाला ज्यादा ब्रांच, जबकि राइट वाला कम ब्रांच होता है। तो अपन ने कहा कि यहां पर ये लेफ्ट और राइट कोलिटेरियल ग्लैंड हो गई, और लेफ्ट और राइट स्पर्मेथिका हो गई। अब यहां पर अंदर की तरफ आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, गोनेपोफाइसिस। गोनेपोफाइसिस मेल में भी पाए जा रहे थे। कितने थे? 3, लेफ्ट राइट और वेंट्रल। यहां गोनेपोफाइसिस में अगर आप नंबर गिने तो देखो, 1, 2। यहां देखना, अंदर की तरफ एक और निकला दिख रहा है ना, ध्यान दें, ये यहां पे, ये अंदर की तरफ निकला हुआ एक और दिखाई दे रहा है। तो जो गोनेपोफाइसिस है, इनका नंबर कितना हुआ? देखो, 1, 2 और 3। कितने हो गए एक साइड में? 3। ऐसे ही यहां पर 1, 2, 3, ऐसे करके 3 यहां है। तो जो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर का नाम क्या है बेटा? गोनेपोफाइसिस। तो अब ये जो गोनेपोफाइसिस हैं, इनके बारे में आपने कहा कि यहां पर अंदर की तरफ क्या होगा कि गोनेपोफाइसिस पाए जाते हैं। और गोनेपोफाइसिस का यहां मतलब है, देखो, 1, 2 और 3, ऐसे करके, ऐसे इधर की तरफ 1, फिर 2 और फिर ये 3। तो ये जो स्ट्रक्चर यहां पर है, इन स्ट्रक्चर को अपन ने क्या कहा? गोनेपोफाइसिस। तो ये हो गए यहां पर गोनेपोफाइसिस, ये यहां पे प्रेजेंट है। तो इतनी स्ट्रक्चर पाई जाती है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर क्या हुआ? सबसे पहले 1 पेयर ऑफ ओवरी। हर एक ओवरी में ओवरियोल का नंबर 8। ओवरियोल में क्या है? सीरीज ऑफ डेवलपिंग ओवा। ओवरी से क्या निकला? ओविडक्ट। ओविडक्ट ने कंबाइन होकर क्या बनाया? कॉमन ओविडक्ट। ओपन कहां हुई? जेनाइटल चैम्बर में। ठीक। जेनाइटल चैम्बर में और कौन खुला? स्पर्मेथिका। और कौन सी ग्लैंड? कोलिटेरियल ग्लैंड। जेनाइटल चैम्बर के बाद पाउच का अगला पार्ट क्या कहा जाता था? वेस्टिब्यूलम। जेनाइटल चैम्बर में गोनेपोफाइसिस का नंबर कितना? 6। यानी कि 3 पेयर यहां पर पाए जाते हैं। एक बार इतना लिखिए, फिर बात करते हैं कि रिप्रोडक्शन कैसे होता है।
अभी बात करते हैं ना। फीमेल गोनोपोर है इसमें। जो कॉमन ओविडक्ट है उसकी ओपनिंग का नाम है फीमेल गोनोपोर। मेल में देखो, मेल में भी रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की ओपनिंग का नाम था ना गोनोपोर। क्या बेटा? वो वहां पे जो चैम्बर्स के अंदर है, वो अपन ने दिखा है कि ओवम इसके अंदर मौजूद है। जो कहा ना, सीरीज ऑफ डेवलपिंग ओवा है। वहां पे बनेंगे और बन के वहां पे मौजूद होते हैं। फिर वहां से एक एक करके रिलीज होते जाएंगे। क्या बेटा? हाँ, फॉर्मेशन टिप पे होगा। मतलब क्या होगा, जैसे एक यहाँ है, अब दूसरा जो बना, तो पहले वाला क्यों धक्का लग के वो आगे चला जाएगा ना। तीसरा बनेगा तो पहले वाला और आगे चला गया। गोनेपोफाइसिस का इसके अंदर काम होता है, जो अभी अपन बात करेंगे क्या करता है। नहीं, दोनों सेम। तो डायग्राम बनाते हैं, भले बड़ा छोटा कुछ हुआ हो, बाकी बड़े छोटे नहीं होते, होते सेम है। जेनाइटल पाउच जो है, उसके अपर पार्ट को जेनाइटल चैम्बर कहते हैं और लोअर पार्ट को वेस्टिब्यूलम कहते हैं।
लिख गया? चलो आज अपन यहां तक ही रखते हैं फिर, और बाकी अपन बात करेंगे कल। थोड़ी सी इसमें रह गई है, बाकी अपन शुरू करते हैं एनिमल डायवर्सिटी, फिर कॉकरोच के आपको ईएलपी वगैरह दे देते हैं, आप आराम से सॉल्व करो। अच्छा, अब मॉड्यूल मिल गया होगा कॉकरोच का, मॉड्यूल तो है ना? तो मॉड्यूल से क्वेश्चन करना शुरू करें। कल अपन एक बार कॉकरोच के मॉड्यूल के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं और एनिमल डायवर्सिटी स्टार्ट करते हैं।